स्टार्ट करते हैं। बताओ डाउट क्या आ रहा है। टेबल में इंसर्ट नहीं हो रहा। उसका सिंपल सा आप सॉल्यूशन वो कर सकते हो कि भाई आप जो डेटा है सीएसवी फाइल है उसको या तो एक्सेल में पहले क्लीन करके फिर एसक्यूएल में इंसर्ट कर लो। ठीक है। या फिर हम्म, यहाँ से बाईपास करने का दूसरा मेथड क्या है कि आप नॉर्मली जो डेटा है उसको एक सेपरेट टेबल में इंसर्ट करो। ठीक है, फिर उसे पहले क्लीन कर लो। फिर जो जो टेबल में उसको डालना है सब क्वेरीज के थ्रू से डाल दो। एरिया पॉइंट ये आपको डुप्लीकेट रिमूव करने वाला नहीं आता होगा, वो बता देता हूँ। कौन सा कंसेंट चेक कंसेंट है? टाइम का मतलब इशू क्या है, इशू बताओ। एरर जो दे रहा होगा एरर बताओ। आप बता दो डाउट। समझ आया है? करके दिखाओ एक बार। हम्म, नहीं मेन टेबल से डुप्लीकेट वैल्यू कैसे हटाओगे? मेन टेबल पे तो डलने के लिए ही कंस्ट्रेंट लगा हुआ है ना। तो डेटा जब तक टेबल के अंदर आएगा ही नहीं आप कुछ भी उससे ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते। बात समझ रहे हो मेरी? हम्म। नहीं इंसर्ट करते टाइम पे नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सीएसवी फाइल है उसको इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इनटू योर ओन टेबल जो भी आपने टेबल बनाया है कंस्ट्रेंट के साथ एवरीथिंग के साथ उसमें इंपोर्ट करने की जगह एक नया टेबल बना के उसमें इंपोर्ट करो जिसमें कोई भी कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं है। तो डेटा इजीली उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। आपको टेबल बना के भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली फ्लैट फाइल से इंपोर्ट कर लो और डेटा आपका नॉर्मली इंपोर्ट हो जाएगा। अब जो नया टेबल बना है इसके आप पहले डाटा को क्लीन कर लो, इसमें डुप्लीकेट्स वगैरह रिमूव कर लो, जो भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह आ रहे हैं अब डेटा को इस तरीके से मैनेज कर लो कि जो भी आपके कंस्ट्रेंट्स है वहां पे वो पास हो जाए। ठीक है। देन आप इंसर्ट इनटू करके और फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम करके वैसे सब क्वेरीज के थ्रू जो आपका मेन टेबल है जिस पर कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं उसके अंदर डाल दो। और फिर जो आपका ऑलरेडी ये वाला टेबल होगा जिसके आपने मतलब टेम्परेरी टेबल है जो इसको यूज किया आपने सिर्फ इसको तो उसको डिलीट कर देना। हम्म। मैं सबसे पहले डुप्लीकेट वाला बता देता हूँ। क्वेरीज के थ्रू हम कर सकते हैं। क्या? हाँ प्राइमरी की बेसिस पे जाना है। इसका थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंस है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जस्ट मेरे को एक सेकंड देना। हाँ मैं उनका शायद से कुछ इशू बड़ा चल रहा है तो नो आइडिया कब तक आएंगी। आप आरती मैम से बात कर लो, आरती मैम भी करवा देंगे आपका। हम्म। है ना? तो आप कोऑर्डिनेट करवा देंगे सारा। वैसे तो कोई इशू नहीं है, आप अपने हिसाब से एक्सपीरियंस उसमें ऐड कर सकते हो। आप अपना हिसाब से एक्सपीरियंस में ऐड करके। सॉरी, नहीं वो मंडे तक आएगा, मैंने बोला ना नेक्स्ट ट्यूसडे को आपको मिल पाएगा। तो ये कल या तो कल या परसों तक आएगा। देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बेसिकली कंसेप्ट है एसक्यूएल में फंक्शंस का। ठीक है, वैसे तो ये वाला पार्ट एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़ता हूँ मैं, बट सिर्फ आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कंसेप्ट होता है विद दिस एज समथिंग। ठीक है,
तो भाई ये बेसिकली एक फंक्शन है, और नॉट लाइक जो हम एसक्यूएल में ऑलरेडी फंक्शन में हो गया वो नहीं। भूल ही गया कि जैसे हम पाइथन के अंदर फंक्शन लिखते हैं ना, आपके लिए बता देता हूँ और आपके लिए बता देते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर क्वेरीज को, एक क्वेरी को एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया, बेसिकली इस तरीके से समझ लो आप। ठीक है, कि भाई एक वेरिएबल है सीटी के नाम से, उसके अंदर मैंने पूरी एक क्वेरी इंसर्ट की हुई है। तो अब जो भी इस क्वेरी का आंसर होता है वो सीटी के अंदर जाता है। ठीक है, और जब मैं सीटी को लूंगा तो भाई वो मेरा इस क्वेरी का आंसर पे वर्क होएगा। ठीक है, क्वेरी क्या लिखिए, सेलेक्ट स्टार देन रो नंबर। ठीक है, कि भाई रो नंबर हम एक्चुअली मैन्युअली ला सकते हैं, फंक्शन है मेरे पास ये एक। ठीक है, ओवर पार्टीशन बाय प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी वो वाला कॉलम है जिसमें अंदर से मेरे को डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। हाँ, ठीक है, ऑर्डर बाय सेलेक्ट नल। ठीक है, ऑर्डर बाय सेलेक्ट नल का मतलब होता है एक मिनट। अच्छा, ये वाला पार्ट अगर आप नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर बाय सेलेक्ट नल का मैंने यहाँ पे नल इसे छोड़ा हुआ है कि भाई मेरे को ना किस बेसिस पे को सॉर्ट करना है उसके हिसाब से। क्योंकि जब मैं डुप्लीकेट रिमूव कर रहा हूँ तो द डुप्लीकेट बेसिकली अभी जो हो रहे हैं, इट्स लाइक कि भाई जो पहले वाला है वो बचेगा, उसके बाद उसके जितने डुप्लीकेट्स है सारे वो होते जाएंगे। बट मेरे को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर रिमूव करना है, लेट्स से कि भाई जो प्रोडक्ट मेरी बात सबसे लेटेस्ट वाली एंट्री है सिर्फ उसको रिमूव, उसको रखना है, बाकी पिछले वाली को रिमूव करना है। मैं डेट वगैरह के हिसाब से इसको ऑर्डर बाय कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ। गेटिंग पॉइंट, गेटिंग पॉइंट। ठीक है, ये बस वेरिएबल दे दिया डुप्लीकेट काउंट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये मेरे को सीडीई के अंदर एक डुप्लीकेट काउंट दे रहा है। ठीक है, बेसिकली टेबल दे रहा है जिसके अंदर ना, अगर मैं बहुत बेसिक टर्म्स में बताऊं तो इस तरीके से डेटा आ जाता है। जैसे मान लो इस तरीके का डेटा है 1 2 3 2 8 7, इस तरीके का डेटा है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको 1 मार्क करेगा, इसको 2 मार्क करेगा, इसको 3 मार्क करेगा। अब 2 है, रिपीट हो रहा है, तो इसको भी सेम आईडी देगा, 2 मार्क करेगा। इसको फिर 4 मार्क करेगा, इसको 5 मार्क करेगा। हाँ, एक ही काउंट देगा, मतलब एक ही नंबर देगा। ठीक है, उसके बाद में इसके हिसाब से इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ। तो ये कैसे हो गया, 1 2 2 3 4 5। ठीक है, फिर मैंने इन आईडीज के हिसाब से इनकी ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, अब जिसमें भी दो है, एक से ज्यादा है मतलब, उसमें से सिर्फ एक छोड़ के बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ। सॉरी, हाँ, सीधा नंबर सिस्टम 1 2 3 4। मैं आपका क्वेश्चन समझा। हाँ, एक एक करके होता है ना, नहीं समझ आया। नहीं, पॉइंट इज कि ये कंसेप्ट जो है ना, ये ऐसा कोई हार्ड प्रूफ कंसेप्ट नहीं है कि भाई हाँ ये ऐसे ही होता है। मैंने मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कंबाइन करके एक कंसेप्ट बनाया है ये। ठीक है, तो इसमें बेसिकली मैंने इसे एक कॉलम के हिसाब से डिजाइन किया है, और डुप्लीकेट सब रिमूव करोगे एक ही कॉलम के बेसिस पे करोगे ना। तो डुप्लीकेट रिमूव करने का मेरे पास एसक्यूएल के अंदर कोई बाय डिफॉल्ट ऐसी क्वेरी नहीं है कि बस मैंने वो लिख दिया उस कॉलम में से डुप्लीकेट रिमूव हो गया। रोज टू डिलीट फ्रॉम, जो भी टेबल है और वो वेयर समथिंग। गेटिंग पॉइंट। जो मैंने यहाँ पे ये विद वाला पार्ट लिखा है ना, ये मेरे को क्या करके देता है, ये पूरा इस तरीके से एक कॉलम बनाएगा पहले। ठीक है, ग्रुपिंग करेगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे को एक काउंट करके देगा हर एक ग्रुप के अंदर कितनी वैल्यूज है। किसी भी ग्रुप के अंदर अगर एक से ज्यादा वैल्यूज है, किसी भी ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो उसका अक्रेंस वो चेंज कर देगा, उसका मतलब एक पार्ट डिलीट कर देगा नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे डुप्लीकेट काउंट इज ग्रेटर देन 1 ना, जब वो इस पे आया, इसने देखा 2 का जो काउंट है
करनी है क्वेरी? मिल गई? ठीक है, ठीक है, तो ऐसे से वाला पार्ट क्लियर हुआ? कोई और डाउट्स? ठीक है, तो अभी हम मेन अपने स्टैट्स वाले पार्ट पे आते हैं। ठीक है, स्टैट्स का अभी हम एक यू कैन से आपके वाले में सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट कवर करेंगे। तो इसके ना नोटबुक वगैरह लेके आए? हाँ, नोटबुक वगैरह निकाल लेना, ये फॉर्मुलाज होंगे। हाँ, फॉर्मुलाज लिखते रहना, ठीक है। लैपटॉप का काम आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको फॉर्मुला वगैरह बताऊंगा हर चीज के, ठीक है। कई सारी चीजें एक्सेल वगैरह के अंदर जैसे आप करोगे ना, तो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, ये सब ऑलरेडी अवेलेबल होता है। बट कई सारी चीजें जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं होती, बट एक्सेल एक बहुत अच्छा हमें फीचर देता है, मैं फॉर्मुला बिल्ड कर सकता हूँ। तो मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्मुला यहाँ पे समझाऊंगा, तो आप एक्सेल के अंदर बिल्ड करना। बात समझ आइए? ठीक है। स्टार्ट करें? तो हम स्टैट्स की बात करेंगे। स्टैट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड इन्फेंशियल स्टैट्स। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स होता है उसके अंदर हमारे पास जो मेन चीजें रहती हैं वो रहती हैं भाई डेटा को डिस्क्राइब करने वाली चीजें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मीन, मीडियन, मॉड है, ठीक है, या फिर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है। इसके अंदर ना डेटा को डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसमें से मैं डेटा में से कुछ निकाल नहीं रहा हूँ। जो डेटा के अंदर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है उसको यू कैन से समराइज करके देखना चाह रहा हूँ बस मैं। सो ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फेंशियल स्टैट्स, तो उस टाइम पे अब मैं डेटा में से चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ जो कि डेटा के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो चीजें मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आप नाम में भी देखो तो डिस्क्रिप्टिव बेसिकली डिस्क्राइबिंग के लिए, इन्फेंशियल बेसिकली इन्फर करने के लिए, चीजों को निकालने के लिए बेसिकली, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कवर करेंगे, फिर इन्फेंशियल स्टैट्स कवर करेंगे, ठीक है। आप अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना। आपके केस में फॉर्मुलाज की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, आपको आपको ज्यादा नीड रहती है फॉर्मुलाज की, ठीक है। तो आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना, आपको नाम से पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है, वो कैसे करते हैं। आप भी फॉर्मुलाज वगैरह इतनी ज्यादा फोकस नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। जो स्टार्ट समझने का जो मेन पार्ट है, तो फॉर्मुला को कहीं से भी मिल जाएगा, बट इट्स लाइक कि आपको बस वैल्यूज आ रही हैं उसको रीड करना आना चाहिए आपको, कि भाई जैसे मैंने एक स्क्यूनेस की बात करी, ठीक है, वो एक नंबर होता है, वो नंबर डेटा का क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो जब मैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास तीन आते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। बताओगे आपको ये? मीन इज एवरेज बेसिकली, ठीक है। मीडियन इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। मॉड इज द हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, ठीक है। मान लो एक पास डेटा है 1000 रोज का, ठीक है, मीन उस 1000 रोज का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज, जितनी भी हम ये चीजें करते हैं ना, हम ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर कर रहे होते हैं। कैटेगोरिकल वैल्यूज के ऊपर ये चीजें करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। डेफिनेटली देयर आर सम थिंग्स जो आप कैटेगोरिकल वेरिएबल के ऊपर भी कर सकते हो, बट ज्यादातर हम न्यूमेरिकल वैल्यू। मोड एंड मीडियन कर सकते हो, सेंस नहीं बनाएगा। यानी ना पॉइंट कि भाई मेरे पास कस्टमर के नेम्स हैं, उसका मीडियन निकाल लिया बीच में जो लिखा हुआ था नाम। किस पे करोगे आप बताओ? लिस्ट ऑफ कार्स है, ओके, ठीक है, ओके। मतलब हाँ, वो डेटा की इंटीग्रिटी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उससे, इसमें कैटेगोरिकल पे नहीं करते हैं। कैटेगोरिकल अवॉइड ही करते हैं हम, स्टैट्स वगैरह लगाना, स्टैट्स और नंबर्स। हाँ, ठीक है। तो बोले मीन, मीडियन, मॉड है, ठीक है। मीन बेसिकली एवरेज, मीडियन सेंटर पॉइंट, मोड मोस्ट अकरिंग वैल्यू, ठीक है। इसके फॉर्मुलाज होते हैं बट इसके फॉर्मुला की तो नीड पड़ेगी नहीं, ठीक है। मोस्ट अकरिंग वैल्यू आप फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे निकाल सकते हो कि भाई काउंट कर लिया, ठीक है, और जो सी भी हाईएस्ट है वो निकाल लिया, ठीक है। जो मीडियन है वो तो सिंपली आप सॉर्ट करके सेंट्रल पॉइंट निकाल लो। अच्छा हाँ, मीडियन में ना हमेशा सॉर्टेड वैल्यूज के ऊपर निकालते हैं। जितने डेटा में होगी वैल्यूज, मान लो सेल्स की वैल्यूज है, वो डेफिनेटली सॉर्टेड नहीं होंगी। मैं वैल्यूज को सॉर्ट करूंगा फिर मीडियन निकाला जाता है हमेशा।
ठीक है, क्योंकि मीन और मॉड में इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, मीडियन में हमेशा सॉर्टेड वैल्यूज होती है, असेंडिंग सॉर्टेड होती है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट है। ठीक है, नोट डाउन करना है इसमें कुछ नहीं मैं मतलब देखो मैंने आपको समझाया, आपको समझ आया है ना, तो अब आपको जैसे याद है, जैसे आपको याद है उस हिसाब से लिख लो, कि मैं डेफिनेशन दे दूंगा फिर वो बाद में आप रीड करो समझना है। कोई बात नहीं, आप नोट शेयर कर देना। ठीक है, जो मिनिमम मोड था, और लिख लो एक बार, वो फिर बताता हूँ। क्या मिड पार्ट में दो केस हो सकते हैं, एक हो सकता है मेरे पास ऑड और एक इवन। हाँ, एक्चुअली दो सेंटर होते हैं, हम दोनों सेंटर का एवरेज लेते हैं। समझ आइए हमारा डिस्कशन जो हमने बोला। हाँ देखो, जब मैं मीडियन निकाल रहा हूँ, मैंने सॉर्ट कर रखी है वैल्यू, लेट्स से 1 2 3 4 5, ये है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑड है ना, तो मीडियन सिंपली 3 हो जाएगा। ठीक है, बट लेट्स से 1 2 3 और 4 ही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए, इवन हो गए, तो इसके अंदर ये दोनों पार्ट सेंटर में आ रहे हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, 2 प्लस 3 अपॉन 2 विच इज 2.5, तो इसका मीडियन 2.5 होगा। ठीक है, इसलिए जो मिड पार्ट इवन के केस में दो आएंगे, दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम, इवन के केस में, और के केस में तो हमें सीधा मीडियन मिल ही जाता है। मोड इज फ्रीक्वेंसी बेसिकली, मोड वो वाली वैल्यू होती है जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग है, जो सबसे ज्यादा अकर कर रही है, सब मोस्ट अकरिंग वैल्यू है। मान लो जैसे अगर मैं एक डेटा ले लूं, 10 20 10 30 40 10 20 30 40, इसमें मॉड क्या होगा, 10, क्योंकि सबसे ज्यादा बार वही आ रहा है। सिंपल होता है ये वाला, जो अभी तक हम कंसेप्ट करेंगे ना, कुछ टाइम तो बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, इन तीनों चीजों को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। जब मेरे को आप कुछ दिखा दे, ठीक है, कुछ नहीं, अरे उन्होंने लैपटॉप इधर घुमाया था ना, बोला कि कुछ दिखा रहे हैं, कुछ पूछना है उन्हें। हाँ, ठीक है, इन तीनों कंसेप्ट को बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, कीवर्ड नहीं, नोट कर लो ये, टेंडेंसी। क्योंकि ये ना जब भी आपको निकालना होगा, जब भी आपको वैल्यूज आएंगी आपके पास, तो बेसिकली आपको इस तरीके से नहीं आएंगे, भाई ये मीन निकाल दो या मॉड निकाल दो या वो निकाल दो, सिंपली ये बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी निकाल दो। हाँ, तो उसके अंदर आपको ये तीनों वैल्यूज निकालनी होती हैं। हम्म, ठीक है, अब इसके बाद आउटलायर्स का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है। आउटलायर्स का कंसेप्ट बताया था ना आपको मैंने, नहीं बताया था, किसी और बैच में होगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये था हमारा स्टैट्स का सबसे सिंपल पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा। ठीक है, अब मान लो डेटा है मेरे पास, कुछ भी किसी भी चीज का डेटा है। अब मैंने जब भी प्लॉटिंग बताई थी आपको, लीनियर नॉन लीनियर में तो डिफरेंस बताया था, डेटा रियल लाइफ में हमेशा नॉन लीनियर एग्जिस्ट करता है, तो मान लो कुछ इस तरीके का मेरा डेटा प्लॉटेड है, ये है मेरा डेटा से। ठीक है, अब जो ये वाला डेटा है ना, इसके अंदर कुछ वैल्यूज होती है मेरे पास। ठीक है, जो इस डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जो मैक्सिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम से मैक्सिमम को हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, इसको बोला जाता है रेंज। अब मैथ में ना एक दिक्कत क्या है, कि मैं जैसे रिप्रेजेंट करूंगा इसको, तो मैं सिंपली मान लो ये पॉइंट था 10, ये था 100, तो मैं इसको हमेशा ये बोलता हूँ कि 10 to 100 हमारी रेंज है। बट इस चीज को मैथ्स में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, इस चीज को मैथ में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, तो मैथ में रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्स माइनस मिन। हाँ,
मैंने एग्जांपल ले दो, हाँ। हाँ, बेसिकली मैं बोलने के लिए 10 टू 100 बोलता हूँ। ठीक है, 10 टू 100 का मतलब क्या हुआ कि भाई 90 अंदर वैल्यूज है। ठीक है, मतलब 90 वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है अंदर। राइट। अब जैसे उन्होंने समझाया कि पहले तो वाला पार्ट कि भाई 10 टू 100 मेरे को लिख दिया मैंने, बट मैं एक्चुअली इसको मैथमेटिकली यूज नहीं कर सकता ना, क्योंकि भाई 10 समझ आता है, 100 समझ आता है, ये 2 को मैं मैथ्स में कैसे बताऊं? वही। हाँ, तो इसको मैथ्स में कन्वर्ट कर दो तो मैक्सिमम मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई 10 से लेके 100 है, तो बीच में 90 वैल्यूज है। ठीक है, अगर 110 से लेके भी 200 होगा तभी तो 90 वैल्यूज रही, तो रेंज सेम आएगी। कंसेप्ट क्लियर है? वो अपना बैकअप तैयार कर रहे हैं। समझा देंगे आपको बाद में। हो गया? ठीक है। अब ये ना एक्चुअल रेंज नहीं होती। एक्चुअल रेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरे पास ना कई वैल्यूज, इसको वैसे वैसे हम ना ट्रू रेंज बोलते हैं प्योर लाइक स्टैट्स कंसेप्ट में इसको ट्रू रेंज बोला जाता है। ट्रू रेंज। हाँ, इसको इस वाली रेंज को जो ये वाला कंसेप्ट बताया ना मैंने, इसको प्योर स्टैट्स में ट्रू रेंज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल रेंज की जब मैं बात करता हूँ ना, उसमें आउटलायर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब आउटलायर्स क्या होते हैं? मान लो ये तो मेरी नॉर्मल डेटा दिख रहा है कि हाँ वैल्यूज के बीच में वेरी कर रही है। अब मान लो 100 के बाद ना सीधे 1000 पे एक पॉइंट है जो 1000 पे लाई करता है। ठीक है, बहुत बड़ा गैप है यहाँ पे। या फिर अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो 0.1 पे लाई करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप आ गया, है ना? तो अब अगर मैं एक्चुअल रेंज की बात करूं, हाँ, तो एक्चुअल रेंज विल बी, अब इस वाले जो डेटा है उसका तो मिनिमम मैक्सिमम ये हो गया ना। हाँ, तो इसकी अगर एक्चुअल रेंज की मैं बात करूं तो 999.9 हो गया, है ना? 1000 में से। ठीक है, बट ये मेरी एक्चुअल रेंज को तो रिप्रेजेंट नहीं करता। तो भाई दो पॉइंट है जिसकी वजह से मेरी रेंज बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई है। तो दो पॉइंट है जिसकी वजह से रेंज मेरी बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई है ना? ऐसे पॉइंट्स जो कि भाई मेरी रेंज वगैरह को, मेरे डेटा को सिर्फ इन्फ्लेट करते हैं या डिफ्लेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटलायर्स। ये वाले पॉइंट्स होते हैं आउटलायर्स। ठीक है, तो जब मैं एक्चुअल रेंज की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर आउटलायर्स इंक्लूडेड होते हैं। जब मैं ट्रू रेंज की बात कर रहा हूं तो ट्रू रेंज इज आउटलायर फ्री। अब हम नॉर्मली एक्चुअल रेंज ही निकाल सकते हैं। आउटलायर फ्री रेंज निकालने के लिए आगे हमारे पास और कंसेप्ट आते हैं, उनकी बात करेंगे अभी हम। हाँ, ट्रू रेंज इज आउटलायर फ्री रेंज, जो मेरे एक्चुअल डेटा की रेंज है, जिसके ऊपर मैं अगर इसका अगर मैं मीन निकालू तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड आएगा, बट इसका अगर मैं मीन निकालू तो एक्चुअल मीन आएगा जो मेरे डेटा का मीन है। अब आउटलायर्स पता है फॉर्म कैसे होते हैं? आउटलायर्स फॉर्म होते हैं जब रियल लाइफ में कोई रेयर अकरेंस आ जाता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी होंगी मिस्टर बीस वगैरह वाली। वो जाते हैं रैंडम बहुत ज्यादा हाई टिप देते हैं। अब मान लो कोई रेस्टोरेंट है जो टैब रख रहा है हर एक टिप का। ठीक है, नॉर्मली उसको टिप मिल रही है $1, $2, $5, $10, तो रेंज उसकी 1 से लेकर $10 की है। मिस्टर बीस गया, उसने $1000 दे दिए, तो वो डेटा में एंट्री बनी 1000 की। वो अक्रेंस रेयर है, ऐसा नहीं कि रोज रोज मेरे को $1000 की टिप मिलेगी। बहुत ज्यादा रेयर अक्रेंस है, तो इसी को हम आउटलायर बोलते हैं। पॉइंट रियल लाइफ में आउटलायर्स एक्चुअली डेटा के अंदर आते कैसे हैं? बहुत ज्यादा रेयर अक्रेंस के वाले जो चीजें होती हैं, वो जब मेरे डेटा के अंदर आती है तो उसको आउटलायर बोला जाता है। क्योंकि अगर मैं लाइक कुछ भी डिसीजन ले रहा हूँ डेटा के बेसिस पे, तो मैं आउटलायर्स को नहीं देखूंगा ना, क्योंकि आउटलायर्स तो वैसे ही रेयर अक्रेंस है। मैं हर एक रेयर इवेंट के हिसाब से तो प्लान नहीं कर सकता ना। इट्स लाइक कि अगर मैं एक नॉर्मली अपने डेटा के ऊपर जिसमें से आउटलायर मैं नहीं निकाले उसके ऊपर कुछ भी प्लान कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक आप घर से निकलने से पहले छाता भी लेके चल रहे हो, आप घर से निकलने से पहले एक पेट्रोल का जरी कैन भी ले लिया है आपने, पेट्रोल खत्म हो जाए, एम्बुलेंस भी साथ में चल रही है। तो ये वाला कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो रेंज और एक्चुअल रेंज का समझ आया। अब ये ना हम सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअली बाहर आ चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम। ठीक है ना?
कि अब इसको हम वैसे वेरिएबिलिटी बोलते हैं, इसको हम ना वेरिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो भी हम पढ़ रहे हैं रेंज और ट्रू रेंज जो भी कंसेप्ट पढ़ा वो वेरिएबिलिटी का पार्ट है, ठीक है। वेरिएबिलिटी के अंदर रेंज के अलावा आते हैं मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। सो भाई अपने डेटा पे वापस आ जाते हैं। अब मैं ना लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ आउटलायर फ्री डेटा है मेरे पास, ठीक है। मैंने कुछ भी किया, आउटलायर निकालने का जो कंसेप्ट है वो हम आगे सीखेंगे, बट अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ मेरे पास आउटलायर फ्री डेटा है, ठीक है। अब इसका ना एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर कम्युलेटिव मीन निकालने का, कि मान लो ये वाले मेरे पॉइंट्स थे, ये मेरे पॉइंट्स थे डेटा के, ठीक है। कम्युलेटिव मीन का क्या मतलब होता है, जब मैं इस पॉइंट के लिए प्लॉट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ इसका मीन निकालूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 सीरीज है, ठीक है। जब मैं इस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ तो सिर्फ इसका मीन निकालूंगा, 1 बाय 1 हो गया, बन नहीं रहा तो यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक है। जब इसके लिए निकाल रहा हूँ 2 + 1/2 कम्युलेटिव मीन है ना, हाँ। मतलब जिस भी पॉइंट के लिए मैं निकाल रहा हूँ तब तक मेरा जितना भी डेटा है उसका एवरेज, ठीक है। तो जो ये लाइन बनती है ना, अगर इसकी मैं प्लॉटिंग देखूंगा, आप कैलकुलेट करके बेसिक चेक भी कर सकते हो, ये हमेशा कुछ इस तरीके की लाइन बनती है, एक हमेशा ये इस तरीके की लाइन बनती है, इसे कहते हैं हम मीन लाइन, ठीक है। जो मेरा डेटा है बेसिकली उसके सेंटर पॉइंट से निकल रही है लाइन, ठीक है। हमें एक्चुअली मीन लाइन का कंसेप्ट नहीं था, मीन लाइन का हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ठीक है। अब मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूं, जैसे मैंने मान लो ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पे जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, जो ये डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी डिस्टेंस को उससे कितने डेविएट कर चुका है, उससे कितना डेविएट कर चुका है, ठीक है। अब मैंने, अब बोलोगे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन तो हर एक पॉइंट का होगा, मैंने इसी का क्यों लिया, मैं हाईएस्ट पॉइंट लेता हूं हमेशा, हमेशा हाईएस्ट पॉइंट लेता हूं। सोच सकते हो क्यों? देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी डेविएट कर रहा है ये, है ना, यहाँ पे भी डेविएट कर रहा है, हर एक की अपनी अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। मैं जो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन मानता हूं। नहीं, इसका मतलब एक लॉजिकल रीजन है, मैथ स्टैट से अलग रीजन है, बताओ, ठीक है। अब देखो, जो अगर मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस ले लिया तो मेरे पास बेसिकली एक डिस्टेंस आया कि भाई जो मेरा डेटा है वो मेरी मीन लाइन से इतना डेविएट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी वैल्यूज कवर ही हो गई ना, बात समझ आई। मान लो ये वाला पॉइंट था 10 और ये वाला पॉइंट है 100, ठीक है, ज्यूम कर रहे हैं, ये हाईएस्ट पॉइंट का मिला था मेरे को, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब हुआ कि भाई इस डेटा में जो ये डिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा, बाकी हर एक डिस्टेंस से ज्यादा है, तो भाई जितना भी ये डिस्टेंस हो गया, जैसे ये डिस्टेंस हो गया 90 हो गया, ये अब ये छोटा है, तो भाई ये 80 हो सकता है, 70 भी हो सकता है, तो डेविएट मैक्सिमम तो 90 कर रहा है ना, उसके अंदर 80 भी कवर हो गया, 70 भी कवर हो गया, जितने भी डिस्टेंस है सब कवर हो गए, ठीक है। नहीं लास्ट में ज्यादा नहीं, मैंने रैंडमली लिया है, वो बीच में कहीं इस पूरी लाइन में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नहीं 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 नहीं, बेसिकली जब स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो रही है ना, तो हो क्या रहा है, हर एक पॉइंट की, हर डेटा पॉइंट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है। जो हमें आउटपुट मिलता है, किसी भी प्रोग्राम से करूंगा, किसी फॉर्मुला से करूंगा, जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट वो वाला मिलता है जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी, ठीक है, समझ आइए। अब ये वाली वैल्यू ये जरूरी नहीं यहीं पे एग्जिस्ट करे, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, बल्कि नीचे भी एग्जिस्ट कर सकती है, हाँ डेटा के हिसाब से कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, समझ आया, क्लियर है, ठीक है। अब जो मैंने ये बताया कि हाईएस्ट वैल्यू को हम स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं, ठीक है, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, स्टैट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गलत हो जाता है, स्टैट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि जब मैं स्टैट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करूंगा ना, तो हमेशा मैं मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करता हूं, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज है उसमें से हाईएस्ट पॉइंट लिया, तो मेरे को पता है, एज अ ह्यूमन मेरे को पता है कि भाई हाँ इसकी जो भी मेरी और कोई स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है इससे कम ही है, इसके अंदर ही है ना।
बस मैथमेटिकली अगर मैं इसके ऊपर और कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैथ्स को मैं ये चीज कैसे समझो कि भाई जो सारी वैल्यूज है इसी के अंदर है, स्टैट्स को तो नहीं पता ना ये सब चीजें, तो इसमें हम एवरेज देते हैं क्योंकि स्टैट्स एवरेज के ऊपर बेस्ड है। मीन मीडियन मॉड ये बेसिकली यू कैन से बेस यूनिट्स होती हैं, मेरे को जो भी चीजें हैं सब कुछ इसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो नंबर या फिर उससे ऊपर मीन मीडियन मॉड। पॉइंट ठीक है। तो स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्चुअली आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करोगे जो कि एक्सेल वगैरह में भी आती है, वो हर एक पॉइंट का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके उसका मीन होता है। ठीक है, इसलिए जो स्टैट्स में इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला मेरे को भी याद नहीं है, फॉर्मूला मैं भी लिख के देख के लिखूंगा, मेरे बिल्कुल काम नहीं आता ये। हाँ, तो जो फॉर्मूला होता है एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रूट 1/n-1 summation of I to 1 starting from 1 to n xi minus x bar का square। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, है बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है बहुत ज्यादा सिंपल एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ देखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है बहुत ज्यादा सिंपल। n इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेरे पास टोटल डेटा पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, एक्स आई इज बेसिकली जिस भी पॉइंट के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना चाहता हूं वो वैल्यू। मान लो अगर मेरे पास ये डेटा है, यही वाला डेटा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका ये 3 के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लेट्स से। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितने हैं 6, तो ये रूट में 1/5 होएगा। n-1 भी तो है, तो 1/5 होगा। ठीक है, अब सबमिशन ऑफ अभी ऐसे ही रखते हैं, n तो हमें पता लग गया ना, n हमारा 6 है। ठीक है, एक्स आई मैं 3 के लिए निकाल रहा हूँ, तो 3 माइनस इनका मीन, सो 3 3 6 10 15 और 21 21/6 इट्स देख लो बिल्कुल कितना आएगा, 12 18 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। हाँ 3.5 मीन, ये एक्स बार ना मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 3 माइनस 3.5 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, है ना, तो इट्स रूट में 1/5 क्या 2.5 ले लिया। ठीक है, ठीक है, और माइनस साइन हट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अब लिमिट को कैसे बोलते हैं इसको ना, समीशन जो होते हैं इसको लिमिट कहते हैं। ठीक है, इसको ओपन कैसे किया जाता है, पहले इस वाले पार्ट की बात कर लेते हैं सिर्फ। एक मिनट, इसके अंदर तो हमारे पास एक्स बचा ही नहीं, तो सॉरी समीशन के साथ था ना, मैं इसको अंदर कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, माय बैड। हाँ, समीशन कहते हैं उसे। अरे मैं समीशन के अंदर वाली वैल्यू बिना समीशन खोले मैंने सीधा सॉल्व कर दिया, वो मेरी गलती हो गई। ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देता हूँ तो वहां पे भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही आ रहे हैं और एक्स आई की मेरे पास वैल्यू फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर इस वाले को अभी छोड़ते हैं, समीशन खोल लेते हैं पहले। समीशन ऑफ एन आई इक्वल टू 1, अब एक्स आई मैं ऐसे ही रखूंगा, अच्छा इसको तो खोल ही रहे हैं, 1 से लेके 6 है ना बेसिकली वैल्यू, तो एक्स आई माइनस 3.5 क्योंकि एक्स बार की वैल्यू तो सेम ही रहेगी का स्क्वायर, फिर लिमिट लग जाएगी 1 to 6। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है लिमिट खोलने का कि भाई एक्स आई जो है तो एक बार 6 रख के जो सॉल्यूशन आएगा माइनस 1 रख के जो सॉल्यूशन आएगा, लिमिट खोलते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो 6 माइनस 3.5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, हाँ 2.5 का स्क्वायर माइनस ये माइनस 2.5 का स्क्वायर हो गया, 2.5 जो भी होगा माइनस वैसे वैल्यू हट गई तो ये 0 हो गया वाला पार्ट, है ना। बेसिकली अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो गई। ठीक है, सेंस भी बनाता है, क्यों नहीं समझ आ रहा, हम लोग समझ नहीं आया, देखो नहीं नहीं सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, डेटा की बात करूं,
डेटा का ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट देख रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट है, मतलब 3 और 4 है, ऑलमोस्ट सेंटर पॉइंट है, राइट। और सेंटर पॉइंट जो होगा, जो मेरा मीन निकलता है उसी के आसपास निकलता है, मीन निकलता है उसी के आसपास निकलता है ना। तो भाई सेंटर पॉइंट और जब मीन ऑलमोस्ट सेम है तो भाई डेविएशन ही तो है ही नहीं ना, ये बस समझ आइए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली लाइन मीन की इस तरीके से जाएगी, और पॉइंट कैसे प्लॉट है, 1 पर 1। तो 1 पे 1, अच्छा इस डेटा में तो वेरिएंस है ही नहीं ना, वेरिएबिलिटी है ही नहीं इसके अंदर, डेविएशन कैसे निकलेगा। डेटा तो वेरी कर ही नहीं रहा ना ये, डेटा तो लीनियर हो गया ये, इस वजह से उसमें 0 आ रहा है। कुछ पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ही ले लेते हैं, आगे वाला पॉइंट भी छोड़ दो, ठीक है। डेटा ले लेते हैं रैंडम, मैंने यहाँ पे ले लिया 10 15 20 25। तो आपके लिए नहीं है ना, तो दो लोगों के लिए है। ये चीजें वैसे तो एक्सेल के अंदर भी आप डॉट मतलब इक्वल टू एसटीडी करके लिखोगे ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ जाता है। एक्सेल के अंदर एसटी डेव होता है, समझने के लिए फॉर्मूला तो समझ आए, इसलिए कैलकुलेशन हो कैसे रही है। हाँ, क्योंकि बेसिकली आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग है, को कम्युनिटी मीन पता है, आपको डेटा की अंडरस्टैंडिंग है, राइट। अब आपको इस लेवल पे स्टैंडर्ड डेविएशन की क्लियरेंस होनी चाहिए कि आप एक सामने अगर नॉन टेक्निकल बंदा बैठ रहा है ना, जिसने कभी डेटा देखा भी नहीं है, उसको भी समझा पाओ कि आपने आपने किया क्या, पॉइंट। जैसे आप तो भाई एक्सेल एसक्यूएल पावर बीआई सब पढ़ के आए हो, है ना, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, आपका मैनेजर ही है मान लो, उसने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, है ना। तो आप एक टेक्निकल चीज को एक नॉन टेक्निकल पर्सन को कैसे एक्सप्लेन करते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जॉब्स के लिए। तो उसके लिए आपके पास इनफ नॉलेज होनी चाहिए कि आप, जब तक आपको नहीं बेसिकली अच्छे से समझ आएगा, आप किसी और को नहीं समझा सकते ना, वो वाला कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो जो रैंडम पॉइंट ले रहा हूं मैं, यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे लेट से मेरा डेटा गिर गया था तो मैंने 5 ले लिया, ठीक है। ये 10 है, ये 5 है। अगली एंट्री सीधा 18 हो गई लेट से, अगली एंट्री फिर से लेट से 15 हो गई, अब डेविएट कर रहा है ना डेटा, और फिफ्थ एंट्री लेट से मेरी सीधा 30 पहुंच गई, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई 30। हाँ, ठीक है। इसका जो अगर आप मीन देखोगे वो भी सेम ही आएगा, 10 पे 10 प्लॉट होगा, 10 पे 10 प्लॉट हुआ, ठीक है। सेकंड पे 10 5 15, 15 कहा था 7.5, ये नीचे गिर रहा है, ये 5 है ना, इसका मीन एक्चुअली ऐसे नहीं आएगा, इसका नीचे मीन नीचे गिर रहा है, ग्रोइंग डेटा नहीं है ये। तो 10 पे 10 आया, ये मीन की लाइन को इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर आया मेरे पास 10 5 15/2 और 7.5, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आ गया, इसके अंदर 15 आया, सो सॉरी 11 पे चला गया, तो ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर और एक 18 आता है ना, हाँ 15, कितना हो गया, 20 30 40 48, 48/4, 10.2, हाँ हाँ 12 हो गया ना। तो ये वाली 11 थी ना, तो थोड़ी सी ऊपर चली गई, इससे थोड़ी सी ऊपर लगा लो, यहाँ पे चली गई वैल्यू, ठीक है। फिफ्थ पे 30 है, 48 और 30 78, 78/5, और 75 क्या 13 पे होता है, नहीं 15.6, हाँ। तो 15 से थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे वैल्यू चली गई, इस तरीके से हो गई ये वैल्यू। तो ये पहले एक बार ड्रॉप लिया इसने, फिर ग्रो, फिर ट्रेजेक्टरी इसने कुछ ऐसी पकड़ ली, ठीक है, जो भी ट्रेजेक्टरी है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट एक्चुअली इस पॉइंट से कितना डेविएट कर रहा है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। अब कुछ कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा, मैंने कैलकुलेशन करने का तरीका बताया, कर लो, ठीक है, कर सकते हो। आपको सिंपली बताऊं आप कैसे कर सकते हो, देखो
एक्सेल खोल लो, एक्सेल में सबसे बेस्ट तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, यही देख लो, इसी का देख लेते हैं, या फिर इसी वाले डेटा का निकाल लेते हैं अपने वाले को। तो डाल लेंगे क्या है, 10, 5, 15, तो हमने 18 था ना ऊपर वाला, 18, फिर 15, फिर 30, ये था। तो सिंपली एस टी 9.44 समथिंग आएगा। ये सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया, आ गया। ठीक है, अब मान लो मैं नॉन टेक्निकल हूँ पूरा, मैंने बोला ये क्या नंबर है, तब क्या बोलोगे? हाँ, मान लो अगर मैं इससे इसके लिए कंपेयर करूँ, 10 के लिए देखूं, भाई ऑलमोस्ट इतनी ही होनी चाहिए थी, इतनी ही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गिर गई, यहाँ पे हमारा काफी ऊपर उठा, ये नंबर है ये। स्टैंडर्ड डिवीजन, हाँ। हाँ, हो जाया, क्लियर है। फॉर्मूला थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, आपने लिखा हुआ है? लिख लिया ना? यूट्यूब पे देख लेना, अगर कुछ भी ना समझ आए तो दोबारा पूछ लेना, दोबारा के और एग्जांपल से। हाँ, मतलब पेपर्स में वाला में तो वो डेफिनेशन आती है, बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आई थिंक समझ आया होगा। हाँ, हाँ, फॉर्मूला तो सॉल्व करने वाली चीज है, एक्चुअली आपको सॉल्व करने मतलब फॉर्मूला आपको लिखा है कि भाई कहीं पर लिखा आ जाए, आपको पता हो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट हो रहा है, एक्चुअली आपको यूज नहीं होगा फॉर्मूला। हाँ, कोई फॉर्मूला पूछेगा भी नहीं, कोई ये भी नहीं बोलेगा कि भाई ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर दो, पेन पेपर दे दिया। ये नंबर कहीं पे आ गया तो क्या है, दूसरी चीज इसको हम रीड कैसे करूंगा, पर डेटा पॉइंट के हिसाब से। तीसरी चीज किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को समझाना है तो उसको समझा पाओ ये। हाँ, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैंने इस वाले पॉइंट की बात करी, तो इसमें लेट्स से जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी इसकी वाले की हाईएस्ट आएगी, है ना? बट लेट्स से अभी हम स्टार्ट वाले को लेते हैं, हाईएस्ट को छोड़ देते हैं, मीन वाला जो नंबर आया उसी की बात करते हैं, ठीक है? तो अब जो अगला कंसेप्ट आता है वो आता है वेरिएंस का। ठीक है, वेरिएंस का मतलब है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज डेटा मेरा कोई भी एक पॉइंट मीन वाले से कितना डेविएट कर रहा है, वेरिएंस इज कितना वेरी कर सकता है। ठीक है, कुछ नहीं होता, अगर आप ग्राफिकली देखोगे तो सिंपल जितना डिस्टेंस ये है ना, उतना डिस्टेंस नीचे भी आता है, डबल नहीं होती, मैथमेटिकली ट्रू नहीं है वो। ठीक है, विजुअली ट्रू है, विजुअली आपको लग रहा होगा भाई यहाँ डबल हो जाता है, ठीक है, बट एक्चुअली हम स्टार्ट में देखते हैं ना, तो ग्राफ इस तरीके से वर्क नहीं करता कि भाई हाँ ये डिस्टेंस है और नीचे भी डिस्टेंस है डबल हो जाता है। ठीक है, एंड अंडर द ग्राफ वगैरह वाले काफी सारे कंसेप्ट आते हैं, बट आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली वेरियंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। डबल की जगह कंसेप्ट बहुत ज्यादा अलग है दोनों। डबल की जगह स्क्वायर बोलोगे ऐसे तो चलेगा। अरे स्क्वायर डबल कैसे है, स्क्वायर पता है ना आपको? अच्छा, स्क्वायर हो जाता है, हाँ, 4 का डबल 8 होता है, स्क्वायर 16 होता है, डबल नहीं है ना। ठीक है, तो वेरियंस है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, इसी डेटा का हम वेरियंस निकालते हैं, मतलब एक्सेल के अंदर वेरियंस क्या भी होता है, वेर इज वेरियंस। ठीक है, सेम डेटा का निकालता हूँ। हाँ, बेसिकली उसकी रेंज है कि मतलब अगर मैं प्रोडिक्शन वाले पार्ट पे देखूं तो भाई ये पॉइंट यहाँ पे है। हाँ, ठीक है, अगर मैं सिंपली इक्वल टू दिस इनटू दिस कर दूं, वो स्क्वायर करके दिखाया मैंने बस, क्या स्क्वायर होता है वो। ठीक है, पहले जो फॉर्मूला है ना, लिख लेना,
पता रहना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकली आप पेन पेपर कैलकुलेट करोगे नहीं। मतलब वो तो पाइथन वाले हो गए ना। कर लो। वैसे आपको तो पाइथन से निकालना, पाइथन ज्यादा इजी रहता है। टेक्निकली एक्सेल से ज्यादा इजी रहेगा। डिपेंड्स कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएशन वेरिएंस फाइंड करना है तो एक्सेल से बहुत ज्यादा इजी रहेगा। बट अगर आपको इन वैल्यूज को यूज करके आगे भी काम करना है तो पाइथन ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, डी डिस्क्राइब करते हैं, उसमें भी आता है ये वाला पार्ट। स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, हाँ आता है आता है। मीन आता है, Q1 Q2 Q3 मैक्स मीन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस आता है। आई डोंट थिंक सो क्या आता है, याद नहीं आ रहा मेरे को, आता है कि नहीं आता है। ओके। और ये इक्वल टू वार है सिर्फ। ठीक है ना। सर से स्क्रीन नहीं शेयर कर रखी, हाँ इसको मैं स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग में। इनके लिए स्टार्ट में आई थिंक 2 से 3 हफ्ते लगने चाहिए। कंसेप्ट काफी सारे हैं ना। और जैसे अब देखो, हमने कंसेप्ट बहुत ज्यादा कवर नहीं किए, 3 4 कंसेप्ट कवर किए और टाइम हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है। तो ये वाला पार्ट तो हम कवर करें कर ही लेंगे वेरिएबिलिटी का तो। मतलब समझने वाली चीज है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन दे दूंगा, आपको समझ नहीं आएगा तो एक्चुअली आप यूज नहीं कर पाओगे ना उस चीज को। अगर आपने, हाँ रट्टा मार के सिर्फ आपने कोई पेपर पास करना है तो हो जाएगा। हाँ वही। और इंटरव्यू में तो सबसे पहले पकड़ा जाता है कि रट्टा मार के आया है कोई। ठीक है। अब लास्ट चीज हमारे पास आती है, अभी आज के लिए लास्ट करेंगे, ठीक है। जो लास्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है उसे कहते हैं हम IQR। इसका है इंटर क्वांटाइल रेंज। क्वांटाइल रेंज। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो दिस इज माय ट्रू रेंज। हाँ ठीक है, मतलब ट्रू रेंज मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ट्रू रेंज एक्चुअल वर्ड नहीं होता, एक्चुअल वर्ड यही है। ठीक है ना। तो एक रेंज होता है और एक इंटर क्वांटाइल रेंज होता है। ठीक है। तो रेंज आउटलायर्स भी होते हैं, इंटर क्वांटाइल रेंज इसके अंदर आउटलायर्स हट जाते हैं। ठीक है ना। तो ट्रू रेंज एक्चुअली कहीं इंटरव्यू वगैरह में बोलना मत, मतलब इंटरव्यू वगैरह में बोल सकते हो, बट ऐसे किसी ऑफिशियल रिपोर्ट वगैरह में यूज नहीं करते हम वर्ड्स। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ट्रू रेंज एक इजियर वर्ड है याद रखने के लिए इस चीज को ना। तो क्योंकि इंटर क्वांटाइल रेंज में तो आप इंटर क्या होता है क्वांटाइल क्या होता है उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अब इसका ना बेसिक कंसेप्ट क्या है कि भाई, अगर मैं मीन और मीडियन की बात करूं, अगर मैं मीन और मीडियन की बात करूं, तो अगर मैं एक डेटा के अंदर सिंपल सा मैं डेटा लेता हूँ, 1 2 3 100, 4 पॉइंट्स लिए मैंने सिर्फ। ठीक है। अगर मैं इसका आपका मीन निकालू, तो मीन इसका निकालू अगर मैं सिर्फ, तो 3 3 6 6/2 3 आ जाएगा। नहीं 6/2 1 क्यों आएगा, 2 आएगा ना। तो इसका मीन 2 आ गया। बट साथ में अगर ये वाला भी पार्ट इंक्लूड हो जाता है तो इसका आ जाएगा 106 106/4 समथिंग, कितना होता है 27। ठीक है। इसका मीन 27 आ गया। तो देख रहे हो, बिना आउटलायर के मीन बहुत कम है, बहुत ज्यादा जाता है। मीन इसलिए ना, मीन को हम कहते हैं कि भाई आउटलायर सेंसिटिव होता है, आउटलायर आते ही बहुत ज्यादा इधर उधर भाग जाता है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। बट अगर मैं मीडियन की बात करूं, मीडियन में ऐसा नहीं होता। मीडियन देखो, 1 2 3 है, क्या आया 2। 1 2 3 100 है, क्या आया 2 + 3 5/2 2.5। तो ये आउटलायर से इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है। ये है बेस कंसेप्ट। इसी कंसेप्ट को जब मैं एक्चुअल रेंज निकालने के लिए यूज करता हूं तो वो कंसेप्ट आ जाता है IQR का। ठीक है, इंटरक्वांटाइल रेंज का। ठीक है। नोट डाउन करना ये, देख लो एक बार।
पंकज जी चेक कर रहे हैं कि बाद में मेरे को पड़ता भी है इसमें से। ये तक पड़ा है। अब तो टॉपिक्स बताओ, एक बार ये वाला करा दे तो फिर मैं टॉपिक्स बता दूंगा कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, ना फट रहेगा। हाँ दिखा दो, तो आपने मेरे को अच्छे से याद नहीं है वैसा। तो अभी हमने सेट स्टार्ट ही किया है, ये तो बहुत बेसिक है। तो ये तो अभी हमने सेट स्टार्ट ही किया है। एक्चुअली रिडल एनालिसिस की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ मैंने पढ़ाया तो डेफिनेटली पढ़ लोगे। टूल्स तो ये तीन ही है आपके पास। मतलब पावर बीआई हाँ डेफिनेटली से ज्यादा बढ़ेगी। एसक्यूएल और पावर बीआई को ज्यादातर हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, आप डेटा मैनेज करोगे एसक्यूएल से, उसको यूज करोगे पावर बीआई पे। एक्सेल कम यूटिलाइजेशन पड़ेगी, बट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। अगर आप एक कंपनी का साइज लेट से, हाँ उसमें एक्सेल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बड़ा है तो एक्सेल कम, एसक्यूएल और पावर बीआई ज्यादा। इस तरीके से आप सिंपली इमेजिन कर लो, ठीक है। तो अगर आप किसी एक कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हो जो कि लाइक कंपनी का साइज बहुत छोटा है, तो आप एक्सेल के लिए ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। और एक किसी बड़ी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप एसक्यूएल पावर बीआई अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, सिंपल। क्योंकि बिगर कंपनीज एक्सेल नहीं यूज करती है। आउटडेटेड तो नहीं हुआ है, बहुत जगह पे भी यूज हो रहा है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के फाइनेंशियल शीट्स देखोगे तो वहां पे वही हो रहा है। हेज फंड्स होते हैं, एक्सेल यूज करते हैं। हेज फंड्स है जो कि भाई मार्केट को कंट्रोल करते हैं पूरा, बेसिकली किसी भी स्टॉक का ग्राफ किस तरीके से मूव करेगा वो देखते हैं। एक्सेल के ऊपर ही होता है। अभी गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा डिप आया था, पता होगा आप लोग अगर गोल्ड के प्राइस वगैरह ट्रैक करते हो तो। गोल्ड के अंदर बहुत बड़ा डिप आया था, तो वही था, सिर्फ तीन हेज फंड्स थे जिनकी एक्सेल के अंदर एक वैल्यू नेगेटिव गई थी। तो उस वैल्यू को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा डिप लाए थे वो। तो बेसिकली पूरी पूरी मार्केट्स को एक्सेल डिक्टेट करता है। बट हाँ वापस आते हैं सारे कंसेप्ट पे, ठीक है, ये वाला समझ आया, ठीक है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे, ठीक है। इसके लिए आपको तीन चीजें आनी चाहिए, पांच चीजें। मेन, Q1, Q2, Q3, मैक्स, ठीक है। मेन और मैक्स तो पता है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसके ना एक नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। ये भाई मिनिमम वैल्यू में डेटा की, ये मैक्सिमम वैल्यू में डेटा की, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो मीडियन वगैरह जब भी हम कैलकुलेट करते हैं सॉर्टेड होता है डेटा, तो मिन मैक्स इसी तरीके से होगा। नंबर लाइन बाय सॉर्टेड नंबर लाइन है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। मिन और मैक्स का अगर मैं मीडियन निकालू तो दैट इज Q2, 50%। इसको हम मतलब 50% भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। Q2 और मिन का अगर मैं मीडियन निकालू, Q1 25%, सिमिलर कंसेप्ट Q3 पे 75%। हाँ, आई क्यू आर क्या होता है? आई क्यू आर इज Q3 माइनस Q1। क्लियर है? देखो फॉर्मुला बेसिकली भैया मैक्स और मिन वाला है, बट थोड़ी थोड़ी हमने रेंज दोनों तरफ से कट कर रखी है, 25% कट कर रखा है। और जो हमारे मैक्सिमम आउटलायर्स होते हैं ना वो 25% इधर से 25% इधर से निकल जाते हैं। तो इस वजह से जो ये रेंज होती है इसको हम ट्रू रेंज कहते हैं, या फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज होती है इसको हम ट्रू रेंज कहते हैं, ठीक है। हम देख लेंगे। हाँ जी, कहते हैं चलो बाय बाय।
प्लेसमेंट ट्रेनिंग अगली क्लास एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद, और वो फिर गुड़गांव वगैरह शेड्यूल होगी, वो जैसे भी शेड्यूल वगैरह रहता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। नहीं, कल कोई क्लास नहीं है, वही प्रैक्टिस सेशंस के लिए आप आ सकते हो, और आपको ये सब ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, ओके बाय। ओके, ठीक है। तो जो हमने ये चार टॉपिक पढ़े, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड आईक्यूआर, ये चारों आते हैं आपके वेरिएबिलिटी के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं टॉपिक बता देता हूँ आपको कौन कौन से कवर करने हैं यहाँ तक। टॉपिक्स तो आते हैं। देखो, हमने टेंडेंसी कवर कर लिया, वेरिएबिलिटी कवर कर लिया। इसके बाद हमें बताते हैं शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके हम हिस्टोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं, क्यूनेस और कर्टोसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आता है, जी स्कोर जेड स्कोर नहीं, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन आता है इसके अंदर, ठीक है। कैटेगोरिकल डेटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ तीन चीजें होती हैं, काउंट्स, प्रोपोर्शंस और ग्रुप स्टैट्स, ठीक है। उसके बाद आउटलायर्स एंड डेटा क्वालिटी के बारे में रहता है, तो जी स्कोर, आईक्यूआर रूल होते हैं, ये बेसिकली आउटलायर्स निकालने के तरीके हैं, ठीक है। और उसके बाद मिसिंग डेटा को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं वो वाला पार्ट रहता है, ठीक है। आपका ईडीए प्रोजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ईडीए प्रोजेक्ट को पाइथन के हिसाब से डिजाइन है, डिस्क्रिप्टिव में इतना ही होता है। इसके बाद इन्फ्रेंशियल आता है, हाँ इसके बाद इन्फ्रेंशियल आता है। इसके अंदर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग के कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। सैम्पलिंग का कंसेप्ट अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से बताऊं, तो हमारे पास डेटा है मान लो 1000 रोज का, ठीक है। अब मैं इन 1000 रोज को स्टडी करना चाहता हूँ, तो मैं ना क्या करता हूँ कि एक सैंपल निकाल लेता हूँ उसमें से विथ इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है। बहुत ज्यादा डेप्थ में जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा बताऊंगा, तो उसको मैं सैंपल कहता हूँ, ठीक है। तो जो प्रॉपर में डेटा होता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं, और इसको हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। आपने जैसे अभी अगर एक्सेल में स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन वेरिएंस कैलकुलेट किया है, तो हमने तो एचडी एचडीएफ क्रॉसवेल स्कोर, हाँ हाँ हाँ, क्रॉसवेल स्कोर में भी यही यूज होता है, क्रॉसवेल स्कोर में भी यही यूज होता है। मैंने भी ये तो कॉलेज में नहीं पढ़ा है। अगला आता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम आती है, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होता है, मीन्स क्या, फॉर मीन्स छोड़ दो, कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है, और बूटस्ट्रैपिंग मेथड आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पी वैल्यूज, ठीक है। फिर टू सैंपल टेस्ट, इससे पहले हम पी वैल्यूज आपका भी है, नहीं नहीं, डिस्क्रिप्टिव इन्वेंशन दोनों है, नहीं 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 नहीं, नहीं। डिस्क्रिप्टिव इन्वेंशन दोनों है आपके साथ। हाँ, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बेसिकली वन सैंपल टेस्ट वगैरह होते हैं, यहाँ पे फिर टू सैंपल टेस्ट और इफेक्ट साइजिंग पढ़ते हैं, टी स्क्वायर टेस्ट। बेसिकली हमने स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा हुआ ना, हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, हमने स्ट्रक्चर वाइज नहीं पढ़ा हुआ पूरा एक। हाँ, तो हमारे पास टी स्क्वायर टेस्ट होता है, रिग्रेशन इन्फ्लुएंस होता है, कॉन्फिडेंस, अच्छा कोएफिशिएंट्स, हाँ सिग्निफिकेंस कोएफिशिएंट्स, हाँ, ठीक है। उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग आता है, और फिर इन्फ्लुएंस एमएल वगैरह वाला पार्ट नहीं रहेगा, जो बूटस्ट्रैपिंग वाला पार्ट तक रहेगा। नहीं नहीं, डेटा साइंस में तो अभी ये दो और है, डेटा साइंस के लिए तो ये दो और है अभी, सिर्फ स्टैट्स के पार्ट है ये दो सिर्फ स्टैट्स के लिए। टॉपिक एक्चुअली छोटे हैं ये, जैसे अभी आपने देखा, अभी हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं एक घंटे में, है ना। और डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अच्छा, हमने ये वाला तो छोड़ दो, हमने ये दो टॉपिक ना ऊपर, डेटा ओवरव्यू और स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी पता ही था, इसलिए मैंने बताया नहीं है। डेटा ओवरव्यू एंड स्ट्रक्चर्स, डेटा को कैसे देखा जाता है, क्या होता है, वो सब तो, वो सब तो आप एक्सेल वगैरह पे वर्क करते हुए आ रही हो, तो नीड नहीं है उसकी, है ना। तो हाँ, स्टैंडर्ड टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी हमने पढ़ लिया है।
इन दोनों को तो हमें करने में 1 घंटा लगा, ठीक है। इस वाले को करने में भी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट, आधा घंटा लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप कोरिलेशन कोवेरियंस में भी आधा घंटा, तो इन दोनों को मिला के भी 1 घंटा लग जाएगा। इस वाले में 15-20 मिनट कर सकते हैं, हाँ। हाँ हाँ, आराम से पढ़ाता हूँ, आज ज्यादा स्पीड तो नहीं थी। अच्छा, नहीं नहीं, द पॉइंट इज मेरी स्पीड डिपेंड करती है आपको, मेरी स्पीड डिपेंड करती है आप लोगों को कितना समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आता रहेगा मेरी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं तो अपनी स्पीड की बात बता रहा हूँ कि एक एक बार रिवाइज कर लो, घर जाके फिर दिमाग से निकलेगा नहीं। हाँ, वही। इस वाले में हमें टाइम लगेगा, जी स्कोर और IQ रूल्स वाले में। इसमें एक क्लास डेडिकेटेड लग सकती है। और फिर यहाँ पे तो एक ही क्लास, एक ही टॉपिक। यहाँ पे तो एक एक क्लास, एक एक टॉपिक। पूरा हफ्ता का, हम तो वीकेंड पे ले रहे हैं ना अभी। एक बार वो ट्यूसडे को रिजल्ट आ जाते हैं, फिर मेरे को उसके साथ शेड्यूल मिलेगा, आपको अपडेट करता हूँ। शेड्यूल बेसिकली आपको डेटा साइंस वाले के लिए पूछ रहे हो या डेटा साइंस के लिए? और डेटा साइंस के लिए आप आ सकते हो। कौन लोग, किन लोगों का? डेटा साइंस में मैं आपको देखता हूँ, रुको। हाँ, आपका तो ट्यूसडे से वी पे चलेगा। एक ट्यूसडे को ही वी पे चलेगा वैसे, एक ही क्लास का। बहुत ज्यादा बच्चा नहीं है, छोटा सा है, ऑलरेडी आपने काफी ज्यादा पढ़ा, मैं ना एक्सेल में ही काफी ज्यादा कवर कर देता हूँ। तो 8 4 आज का तारीख है, 11 ना। ये सबसे लेटेस्ट रिसर्च का चल रहा है, बड़े सुबह 9 बजे का है, तो ये तो बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक डीप लर्निंग का बैच चल रहा है, इन्फ्रेंशियल का चल रहा है। डीप लर्निंग तो बहुत आगे है। हाँ, एक इन्फ्रेंशियल का चल रहा है, बड़ी 25 तारीख को शुरू हुआ था, तो काफी ज्यादा कवर हो चुका है ये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, पाइथन कहाँ पे चल रहा है? DA वाला पाइथन है, जो 8 बजे का है। नहीं मतलब, ये मैंने 12 तारीख को बैच शुरू हुआ था, 9/4 पे 4 टॉपिक कवर कर चुका है ये बंदा। हाँ, अकेले पढ़ते हैं। 9/4 पे पाइथन शुरू हुआ था, इसका बेसिकली लगा लो। हाँ, वही 12 तारीख को शुरू हुआ था ये बैच। अगले एक क्लास और बची है इसकी, सिर्फ पूरे कोर्स की। एक में पाइथन, पाइथन नहीं, पूरा कोर्स। एक्सेल, SQL, पावर BI, पाइथन, 1 महीने में। बहुत ज्यादा, काफी सारा कुछ आता है उसे। अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी खासी है उसकी तो। अकेले बंदे को भी फर्क पड़ता है। हाँ। हम्म। हाँ, DBA के बाद स्टैट्स वाला हम कर ही रहे हैं, और उसके बाद फिर टैबलो। तो VBA, टैबलो और एजाइल, स्टैट्स के अलावा। स्टार्ट और लॉबी बचे हैं, एक या दो लग सकते हैं मैक्सिमम बस। हम्म। तभी तो पावर टैबलो भी हमारा मुश्किल से 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। एजाइल काफी सिंपल है ना। अच्छा, आपको जॉब प्लेसमेंट वगैरह के लिए, हाँ 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 हाँ। पहले एजाइल कर लो, ठीक है। पहले एजाइल करा दो। टैबलो बहुत सिंपल है। टैबलो पावर भी ऐसे कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, ओके। ओके, बाय बाय। परसों नहीं, ट्यूसडे। कल संडे नहीं, नहीं कल आपकी नहीं है, सैटरडे की है। वही तो मैं बोला था। नहीं मतलब, आना है आ जाओ, ओपन है इंस्टीट्यूट तो, क्योंकि एक्चुअली कल मैं 4 बजे निकल जाता हूँ। हाँ, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।
हाँ जी, ट्यूसडे को मिलते हैं। आपका शेड्यूल मैं ना ट्राई करूंगा मंडे तक अपडेट कर दूं आपको। इनका तो वीबी है 2 से 3। अभी एक 2 मिनट बैठो, आपको बैच डिसाइड कर देते हैं, 2 मिनट बैठ जाओ। अर्जेंटली कहीं जाना है, ठीक है ना? आपका हम डाल सकते हैं, एक पाइथन 10 बजे चल रहा है, ये अभी टाइम आपका किससे कब तक? 12 से 4 इन बैचेस में देखना है आपका। तो ये तो अलग ही बैच है, इसमें तो नहीं डाल सकते आपको। 1 बजे इन्फेंशियल चल रहा है, इसमें भी काफी इन्फेंशियल का हमने कर लिया है। तो एक्सेल ही चल रहा है 3:30 बजे तो। क्या चल रहा है? सोर्स वाला तो मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं, टॉपिक तो कवर कराऊंगा ही ना। वीडियो वगैरह तो जितनी मर्जी दे दो, फिर वो इशू कॉज रहता ही है ना, उससे क्लियर नहीं होती चीजें ना। कई सारे बैचेस खत्म होंगे एक्चुअली। वो तो पहले एनालिटिक्स के चैनल पे चले जाना, वहाँ पे प्रॉपर क्लास रिकॉर्डिंग है। हाँ, इसमें ये देख लो ना, डिस्क्रिप्टिव इन्वेंशन करना है तो इन्वेंशन इसमें खत्म होने वाला है, तो TNDSI 104 प्लेलिस्ट होती है इसकी पूरी। स्टार्टिंग से तो इसमें एक्सेल से होगा। इसमें बेसिकली टॉपिक के नाम डले हुए होते हैं, जहाँ से डिस्क्रिप्टिव साइड से टॉपिक है वहां से देखना शुरू कर देना। देख लेते हैं। प्लेसमेंट पार्ट में देखो, वो वाला डिपार्टमेंट मेरे अंदर आता ही नहीं है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैम से एक बार बात कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है। और DSI 104 का है, ये जो DA है यहाँ पे, ये DA है ना, डेटा एनालिसिस। ठीक है, पाइथन में DA का पाइथन ये रहा, जो आपने पढ़ा था। डेटा एनालिसिस वाला पार्ट तो आप कंप्लीट कर चुके हो, ये सब तो होता है। और DSI 106, 106। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि फ्री कैसे देखें। देखता हूँ। जैसे DA एक्सेल, जैसे DA है, ये 3:30 बजे DA है। जो खत्म हुआ था वो ऑलरेडी फिल हो चुका है वापस। सबसे बेस्ट आपका ना सेंस 10 बजे वाला बनता है, बट उसमें आ नहीं सकते आप। मिड में मिड में मेरा भी कोई बैच आपके वाले टाइम में और स्टूडेंट है ना, ऑनलाइन वाला भी तो आता है स्टूडेंट, वो आता नहीं है, बट उसको टाइम का बहुत ज्यादा इशू रहता है। आपका एक प्लान, एक काम करें, वीकेंड पे प्लान कर लें, सैटरडे संडे प्लान कर लें। टाइमिंग सेम चाहिए ना, कोई इशू नहीं है। मैं आपको 1 से 2 का बैच दे सकता हूँ सैटरडे संडे, ठीक है? या फिर मैं आपको दे सकता हूँ, आपको दे सकते हैं, नहीं 1 से 2 का ही बन पाएगा। 1 से 2 भी छोड़ो, मैं आपको 12 से 1 भी दे सकता हूँ, इशू इशू फिर दैट।
तो 3 से 4 है ना वो तो, आस-पास 2 से 3 बैच है। 1 से 2 कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। मेरे पास 12 से 1 और 1 से 2 दोनों फ्री है। ठीक है, वर्क्स। ठीक है, तो कल से स्टार्ट कर लेते हैं या तो? हाँ, क्योंकि इनकी तो सिर्फ सैटरडे को होगी ना, संडे को सिर्फ आपकी हो पाएगी। ठीक है ना? और डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट कर लेंगे, कोड वगैरह वाला पार्ट कवर कर लेंगे। ठीक है ना? नहीं, आपके वाले में तो कोड भी होगा ना, साथ-साथ कोड बताना है हर एक चीज़ का साथ-साथ। हाँ, डेप्थ वाली बात नहीं है। जैसे आप एक्सेल से जो एग्जांपल वगैरह दिखा रहा हूँ, आप एक्सेल से करा रहे हो ना, आपको तो किसी चीज का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बाकी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। वो कंसेप्ट समझने के साथ साथ कोड भी समझना है, एक्चुअली इसको कोड में कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना? चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।